core banking system. Chapter number 5 में since we have done a bit technical, so today in core banking system we'll be doing a bit light. And bit light का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ जिसमें आपको करने में मज़ा आएगा, and secondly जिसकी वेटेज एग्जाम में, मतलब आज आपने अगर क्लास कर ली ना तो मतलब समझो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम का पक्का हो गया। मतलब ऐसा कोई मैंने एग्जाम देखा नहीं जहाँ पर इस पे कोई क्वेश्चन ना आए। तो आप आज जो पढ़ने जा रहे हो उस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आज आप मुझसे पढ़ने के लिए जा रहे हो, लिख दूं लॉ। पहले सुनेंगे मेरी बात, फिर मैं आपको टाइम दूंगी निकालने का। व्हाट इज द मेन बेस? The base is if there are banks and the financial institutions, then they can run only if they are done with every applicable law and regulations. Clear? So now in this chapter, since this chapter is in relation to banks, so we have to study कौन कौन से laws हैं जो कि एक बैंक के ऊपर लगते हैं। आई रिपीट, ऐसे कौन कौन से लॉज हैं, ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री पे लगते हैं, और हमारे को वो एक्ट पकड़ना है। एंड वो एक्ट पूरा नहीं होगा, उसके कुछ सेक्शंस होंगे जो अपन को पढ़ने होंगे। कई बार तो सेक्शंस भी नहीं होंगे, सिर्फ आपको ओवरव्यू देकर छोड़ देगा वो, ठीक है। सो बैंक के ऊपर क्या क्या लगता है, अभी कॉपी नहीं खोलते, सोच के बताओ क्या क्या लगेगा। आरबीआई की गाइडलाइंस लग जाएगी, ओके जी, वेरी गुड। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और बताओ कंपटीशन एक्ट, हाउ बैंक को आपस में क्या कंपटीशन करना है? सेबी, और बताओ आईटी एक्ट, और बताओ एक एक्ट है जो आपने पढ़ रखा है, इसमें क्या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगेगा, बता, लग भी सकता है। मैं वंश के ऊपर गई हूँ ना। हाँ बताओ, और बताओ कहाँ से आया कंज्यूमर? सामान बेचेगा बैठ के बैंक में, हम कश्मीरी सेब बेच रहे हैं बैंक में बैठकर। सर्विस, बताओ एक एक्ट है आपने पढ़ा है, अभी तक आपने फाउंडेशन किया, इंटर ग्रुप 1, आपने एक एक्ट है वो पढ़ा है, एग्जाम्पल दे सकते हो उसमें ना, इसके बारे में आप काफी बातें करते हो। चलो है, कल ही स्टार्ट हुआ है? चलो और बताओ है। हाँ कंपनीज, बैंक भी कंपनी होती है। अच्छा पक्का सोच समझ के डायलॉग बोलियो। तो अभी आपके सिट्टी पिट्टी गुल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एप्लीकेबल होता है, बट क्या सिर्फ वही एप्लीकेबल होता है? नहीं, और भी बहुत कुछ है, बट आपके सिलेबस में जितना आप बताया कि ये एप्लीकेबल है ये देख लेना, ये चेक कर लेना, उतना उतना हम चेक कर लेंगे। आइए देखते हैं कि क्या क्या बोल रहा है वो चेक करने को। सबसे पहले बोल रहा है बेसल 3 कमेटी, आपके लिए टोटली न्यू है, ठीक है, मैं बताऊंगी क्या होता है। उसके बाद जो आपने बोला, उसके बाद जो आपने बोला, ये भी आप ही ने बोल दिया ऑलमोस्ट। उसके बाद ये आपने नहीं बोला था, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर एक्ट कौन सा लगता है? पोमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्या बोलते हैं? पोमला, पोमला।
ठीक है, बस खत्म। ये शॉर्ट नोट्स है। तो कितनी चीजें हुई? 5। पहली कौन सी थी? बेसल कमेटी 3। उसके बाद नेगोशिएबल, आरबीआई 3rd। उसके बाद 4 हुई? 5 हुई? 5 होनी चाहिए ना। एक मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, एक तो ये रिफ्लेक्शन पड़ता है। सबसे पहला बेसल कमेटी 3 हो गई। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चलिए तो शुरू करते हैं बेसल कमेटी 3 से, बिकॉज कुछ नया है, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। चलिए आ जाइए। सो बेसल कमेटी क्या होता है कि ना, लोगों की ना बैठक हो रही होती है। अंडरस्टैंड? बैठक, कुछ लोग बैठे हुए हैं बेटा। अब ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं? वेयर? जगह तो होगी कोई, जगह का नाम क्या है? बेसल। कहाँ पड़ती है जगह? स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पड़ती है? ठीक है, तो ये लोग कहाँ बैठे हुए थे? स्विट्जरलैंड के कौन सी जगह पर? बेसल। अब ये लोग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। ग्रुप का नाम क्या दे दिया? कमेटी। अब ग्रुप और कमेटी में एक फर्क होता है। कमेटी जो होती है ना, कुछ मेंबर्स के द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इसके बेसिस पे ही क्या बनेगी? कमेटी बनेगी। जैसे कि हमारे पास क्या है? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, एनआरसी एज पर द कंपनीज एक्ट। ऑडिट कमेटी, चलो ठीक है। जैसे ऑडिटर के लिए ऑडिट कमेटी होती है ना, ऐसे डायरेक्टर्स के लिए एनआरसी होती है। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू इट। तो हमने क्या कहा कि भाई जो ये लोग बैठे हैं, ये ऐवी आके नहीं बैठ गए गप्पे मारने के लिए कि पार में बैठे हुए हैं और जो जुआ वो खेलते हैं, बताओ सत्ते में सत्ता नॉल। नहीं, ये क्या है? बेसिकली प्रॉपर कमिटी फ्रेम हुई थी। ठीक है, अच्छा। अब ये बैठ के क्या कर रहे थे? ये लोग बैठ के क्या कर रहे थे? ये लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। क्या डिस्कशन कर रहे थे? यार पता है बैंक क्या करता है? बैंक तो क्या करता है ना, सारा पैसा ऐसा उठा लेता है लोगों के, अब सारा पैसा ले लेता है। हाँ भाई, सब जो क्या करते हैं, पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करा देते हैं, करते रहते हैं। फिर उसके बाद बैंक क्या करता है? इस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर देता है। ये तो करता है, टेक एंड इन्वेस्ट, टेक एंड इन्वेस्ट। बैंक डज लाइक दैट। तो ये जो टेक एंड इन्वेस्ट का प्रोसेस है ना, तो ये कहता बंदा कि भाई एक बात बता, अगर यहाँ पर कोई वन जैसा आदमी आया, सरफरा आदमी, जो कहेगा मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए थे, मुझे तो अभी चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए थे, मुझे तो अभी चाहिए, तो बताओ बैंक को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? उसी टाइम देना पड़ेगा, देना पड़ेगा भाई। वंश की बात है, हक की बात करिए, देना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि इसके पास इतनी एडिक्वेट फंड्स होने चाहिए जितने जितने की ऑपरेशंस करने में कोई डिफिकल्टी ना आए? तो इस कमेटी ने क्या फ्रेम किया? इस कमेटी ने बेसिकली एक हमें कॉन्सेप्ट दिया, कैपिटल एडिक्वेसी बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। बेसिकली ये बात करता है अबाउट द लिक्विडिटी, कि कितने फंड्स बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखने होंगे। सो कैपिटल एडिक्वेसी यानी कितना कैपिटल एडिक्वेट होगा, एंड इट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द रिस्क असेसमेंट, कि बैंक कितना रिस्क की पोजीशन में जा सकता है, बैंक के पास कितने वंश जैसे कस्टमर है, राइट? सो दिस इज इन रिलेशन टू द लिक्विडिटी। क्या इतनी बात समझ आई? क्या प्लस पॉइंट हो सकता है? यही प्लस पॉइंट हो सकता है कि बैंक को डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, ऐसे कस्टमर्स को हम एंटरटेन कर पाएंगे, हमारा नाम खराब नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा? बैंक का नाम खराब होगा। तो ये कमेटी ने हमारे को क्या दिया? बेसिकली हमें दिया CAR बोलते हैं शॉर्ट में। तो जो आपने पढ़ा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो यहां से आया। ठीक है, तो ये जो लोग थे कहां बैठे थे? बेसल। बेसल क्या है? एक जगह का नाम, MCQ में आया था बेसल। व्हाट इज बेसल? बेसल इज द सिटी इन स्विट्जरलैंड।
ठीक है, तो इन्होंने बैठ के वहां पर क्या किया, इन्होंने बैठकर बात करी कि हमारे बैंक्स में क्या होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो किसके रिलेशन में होता है, लिक्विडिटी के रिलेशन में होता है। मनीष ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है मनीष से। मनीष मेरे को समझ तो आया बेसल कमेटी, तो यहाँ पे लिखा था कि बेसल कमेटी नहीं, दे आर डेवलप्ड बाय बेसल कमेटी, बट मुझे ये समझ नहीं आया बेसल कमेटी 3 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 3 मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो बता सकता है मुझे ये 3 क्यों लिखा है यहाँ पर? वेरी गुड, बैठक तीसरी बार जब बैठी तब ये रिजॉल्व हुआ, तो दैट इज बेसल 1 भी होगी 2 भी होगी, बट 3 में क्या हुआ, ये चीजें फाइनलाइज हो गई। इज दैट क्लियर? तो बेसल 3 याद रखेंगे। याद रखने की टेक्निक भी बता देती हूँ, क्या आज इसका ना, इसका भी दिन बुरे आ रहे हैं अब मुझे लग रहा है। बैंक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बैंक में बी जब बनाते तो ऐसे बनाते हैं ना, तो बस याद रखना बेसल कमेटी 3। चलो, सो बेसल कमेटी 3, तो बेसल में क्या बताया, इट इज अ सेट ऑफ रिफॉर्म मेजर्स, रिफॉर्म लेके आए कि अब बैंक्स भी क्या करेगा, लिक्विडिटी मेंटेन करेगा। ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बैंकों के ऊपर अप्लाई था ताकि बैंकों के हम क्या कर सके और स्ट्रेंथन कर सके, बैंक अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर सके। कोई दिक्कत? These measures aim to improve the banking sector's ability to absorb the shocks। अब वंश आया, निकालो मेरे 7 लाख, तो शॉक लगेगा बैंक को, अब नहीं लगेगा, नो मोर शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस विच इज अ वंश की डिमांड, and determining the capital adequacy based on the risk assessment। is that clear? कोई दिक्कत? आसान, याद रखने वाली चीज। बैठक नंबर, कहाँ पे बैठक हुई, बैठक ने क्या चीज लॉन्च करी, क्या चीज डेवलप करी, CAR, एंड वो जो चीज थी वो किसके रिलेशन में थी, लिक्विडिटी के रिलेशन में थी। किस पर बेस्ड होके CAR निकला, रिस्क असेसमेंट, बस, बाकी और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? डन 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 डन। तो 5 में से 1 का विकेट आउट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो आपको मतलब पता ही था, आपने खुद डिटरमाइन कर दिया था अबाउट द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बेसिकली वो साफ साफ बोलता है कि ये BRA सब जो होता है एप्लीकेबल होता है बैंक्स के ऊपर, ये सारे बैंकों को ये फॉलो करना पड़ता है। बट दिस एक्ट प्रोवाइड्स सर्टेन पावर टू द RBI। इसको मार्क करो क्वेश्चन, सर्टेन पावर टू RBI कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो RBI कर सकती है। पॉइंट पढ़ना वंश सबसे पहला, मतलब कि वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि बैंक के अंदर शेयर होल्डिंग का पैटर्न भी कौन डिसाइड करने वाला है। नेक्स्ट, बोर्ड्स, यानी कि बोर्ड को भी कौन डिसाइड करेगा, अरे RBI रे, द पावर्स आर गिवन टू RBI। RBI बैंक दूसरे बैंकों को लाइसेंस देगा, RBI ही शेयर होल्डिंग का पैटर्न बताएगा, RBI ही बोर्ड के मेंबर्स को फाइनलाइज करेगा, RBI मैनेजमेंट के रेगुलेशंस भी बताएगा, RBI ऑपरेशंस भी बताएगा, RBI कंट्रोल्स भी बताएगा, RBI मर्जर्स और लिक्विडेशन, जितने मर्ज बैंक वगैरह मर्ज हो रहे हैं उनके बारे में बात करेगा, और RBI ही इंपोज करेगा पेनाल्टीज। अच्छा एक बात बताओ, जितनी भी सारी चीजें हैं, सुना ध्यान से, मैं आपको एक चीज बहुत ध्यान से बता रही हूँ, बच्चा कंफ्यूज होता है यहाँ पर, आप नहीं होंगे। जो ये आपने भी पॉइंट्स पढ़े, क्या है कि बेसिकली RBI टू बैंक्स थे, सारे के सारे पॉइंट्स, बस ये पॉइंट याद रखना, आगे मैं आपको बताऊंगी चीजें। RBI has been proactive in providing a periodic guidelines to the banking sector and how the IT is deployed। यानी कि periodically guidelines ही देता था किसको, बैंक्स को। एस्पेक्ट्स ऑफ NEFT RTGS, जो भी चीज है बैंक में जो सर्विसेज होती है उसके रेस्पेक्ट में गाइडलाइन कौन देगा, RBI देगा। खत्म। चलो अब आ जाओ RBI की रेगुलेशंस के ऊपर, अभी वो ऊपर छोड़ दो। RBI की रेगुलेशंस, ये ठीक है। की फंक्शंस ऑफ RBI, फंक्शंस ऑफ RBI, पहला फंक्शन क्या है, ये तो आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, इशूअर ऑफ
करेंसी, पता ही है आपको, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट क्या ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के रिलेशन में है? इकोनॉमी एज अ होल, लिखो यहाँ पे इकोनॉमी के रिलेशन में है। अब समझ में आया कब क्या लिखना है? तो अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ क्या बोलते हैं आरबीआई एज पर दी आरबीआई रेगुलेशंस, तो आप ये लिखोगे व्हाट आर दी पावर्स गिवन बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू दी आरबीआई, फिर आप वो लिखोगे। ठीक है, अब गड़बड़ नहीं होगी। चले आगे। 5 थे। पहला क्या था? बेसिल कमेटी 3 उड़ गया, खत्म। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उड़ गया, खत्म। तीसरा आरबीआई गाइडलाइंस उड़ गया, खत्म। अब चौथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वैसे मैंने सबके ईयर्स लिखे, इसका नहीं लिखा, तुम बता सकते हो मुझसे ईयर? वेरी गुड। चलिए, ओके, सो अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो आपको पॉइंट पढ़ना है दैट इज ट्रंकेटेड चेक। पढ़ा होगा ना आपने? तो हाँ कर दो। नहीं, अगर हाँ कर दोगे तो मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा। हाँ कर दो, तुम जानते हो। फाउंडेशन, अच्छा नए वाले कोर्स में देखा क्या मैंने फिर? नए वाले कोर्स, अच्छा, फिर मैं एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू विद द सिलेबस ऑफ द फाउंडेशन एंड मेरे को लगता है फिर वो नए सिलेबस में नेगोशिएबल जो है वो फाउंडेशन में पहुंच गया फिर। ठीक है, नहीं जानते फिर ट्रंकेटेड, बताना पड़ेगा। चलो आओ बैंक चले। देखो बेटा, बैंक में जैसे ही हम घुसे तो एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है, और ये बेटा क्या यूज कर रही होगी? सीबीएस सॉफ्टवेयर यूज कर रही होगी। इस सॉफ्टवेयर के तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, चैप्टर में अपन ने पढ़ भी लिया। क्या जो कस्टमर चाहता है वो बैंक को करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। अब बेटा कस्टमर आया, ये देखिए दरवाजे पे कस्टमर आ गया। अब दरवाजे पे कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है? मेरा चेक क्लियर करो, मेरा चेक क्लियर करो। ठीक है, चलो भाई चेक क्लियर करना है। अब क्योंकि मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो अब जब चेक क्लियर होगा, मान लो सेमी बैंक सेमी ब्रांच में अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो वाई ब्रांच में अकाउंट है तो क्या जाएगा? क्या ये चेक वाई ब्रांच में जाएगा? हाँ या ना? जाएगा? हाँ या ना? एलो, ये एक्स ब्रांच है, ये चेक क्लियर करने के लिए आया। चेक वॉज इन बाय ब्रांच वाई, तो क्या ये चेक वाई ब्रांच में जाएगा? अरे तो ये मान ले कोटक, और ये जो चेक क्लियर होना है मान ले एसबीआई, तो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बैंक जाता है चेक। ठीक है, अब जो है क्योंकि हमने सीबीएस का सॉफ्टवेयर लगाया तो अब नहीं जाएगा। ठीक है, अब सीबीएस के सॉफ्टवेयर में क्या हुआ वो समझते हैं। तो बेसिकली समझो कि चेक को क्लियर करने के लिए पहले क्या करना पड़ता था? हमें दूसरी ब्रांचेस को भेजना पड़ता था। अब हमें नहीं भेजना पड़ता। क्यों नहीं भेजना पड़ता? क्योंकि हम उसको डिजिटली भेजते हैं, फिजिकली नहीं भेजना पड़ता, क्योंकि हम उसे क्या भेजते हैं? डिजिटली भेजते हैं। अब क्या होता है, चेक तो देखा होगा ना सब लोगों ने। अब जो चेक होता है, चेक में चेक को क्या करते हैं? चेक में ना यहाँ पर अमाउंट लिखा होता है, फिर यहाँ बॉक्स बना होता है, देखा है? यहाँ पे साइन भी होते हैं, यहाँ पर एक कोड भी लिखा होता है, कुछ ऐसे ऐसे करके कोड भी लिखा होता है, देखा चेक? तो हम क्या करते हैं, हम यानी कि जो वो लड़की है, वो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, जैसे उसको चेक दिया जाएगा ना, वो लड़की क्या करेगी? वो लड़की सीबीएस सॉफ्टवेयर का यूज करके इसका एक ट्रंकेटेड चेक बनाएगी। क्या बनाएगी? ट्रंकेटेड चेक। वो क्या होता है? जब आपके सामने सीबीएस सॉफ्टवेयर ओपन होगा ना, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तो क्या होता है सीबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन आएगा। ठीक है, वो ऑप्शन पे क्लिक करेगी। अब जैसे वो ऑप्शन पे क्लिक करेगी ना, उससे वो चीजें पूछेगी कि पे टू पर्सन का नाम बताओ, अमाउंट बताओ, वो फिल करेगी सब चीजें। ठीक है, जो सा बैंक है वो बताओ, अकाउंट पे ही है क्या है वो बताओ, बहुत सारी डिटेल्स होंगी। वो लड़की क्या करेगी? वो सारी डिटेल्स को फिल करेगी। जैसे ही वो डिटेल्स फिल कर देगी ना, उसके बाद क्या होगा? उसकी स्क्रीन पर जब जैसी वो करेगी, उसकी स्क्रीन पर ना वो चेक, जैसे होता है ना कि क्या बोलते हैं, इमेज, सारी चीजें ना वो चेक वाली इमेज में फॉर्म हो जाएगी। समझ रहे हो? जैसे आप बिजनेस खेलते थे ना,
वो नकली नोट, समझ लो वो ट्रंकेटेड चेक है। वो वैल्यू नहीं रखता ना कुछ भी, बस वैल्यू ये भी नहीं रखेगा। बट ये क्यों बना दिया? ये इसलिए बना दिया कि हम हाँ अब हमें फिजिकली जाके देने की जरूरत नहीं है। और सेकेंडली बैंक, जिस बैंक में वो चेक आया है, जिम्मेदारी तो उस बैंक की बनती है ना कि वो जो है इस चेक को आगे फॉरवर्ड करे। तो अगर वो चेक को आगे फॉरवर्ड करती है और मान लो खाली डिटेल्स फॉरवर्ड कर देती है, तो क्या पता अगर वो डिटेल्स फॉरवर्ड कर दे, खाली डिटेल्स में क्या बोलते हैं, कोई नो देयर वुड बी नो ऑडिट ट्रेल, देयर वुड बी नो हिस्ट्री। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बना के भेज देगा। बट अगर ये चीजें रहेंगी तो देखना नीचे ना MICR कोड लिखा होता है चेक में। नीचे जो होता है ना, जब चेक आप देखोगे नीचे कोड लिखा होता है, वो कोड मेन होता है। फिर क्या होता है, ये जो चेक है ये डिजिटली दूसरे बैंक को भी दूसरे ब्रांच को दिख जाता है और वो क्या करती है, चेक क्लियर कर देती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रंकेटेड चेक। एंड दिस इज अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। मनीष क्लियर हुआ बेटा? बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये नहीं पता है, बहुत सारी जगह बच्चों को ये सब पता लगता है कि TC is equals to scanned copy of check, which is wrong। स्कैन नहीं किया, ये नहीं कि एक स्कैनर है, मैंने यहाँ पे चेक रखा और स्कैन कर लिया और उसकी सॉफ्ट कॉपी निकाली, ये नहीं किया मैंने। समझ रहे हो, मैंने क्या किया, इसको सॉफ्टवेयर से बनाया है। तो ये ट्रंकेटेड चेक होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इट इज नॉट अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द चेक। और इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है TC का, मिरर इमेज। मिरर इमेज बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे रियल चेक होता है, ऐसा दिखेगा आपको। आई थिंक सो वो गेम आप खेलते थे उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको समझ में आ गया है। और उसकी कोई अगर कोई फोटो वोटो निकाल लेता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे वो जो गेम के जो नोट्स हैं वो वर्थलेस है, ऐसी ये भी वर्थलेस ही है। जो वैल्यू मेन चेक की ही रहने वाली है। चल रीड कर आयुष, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। Electronic image of truncated check. Truncated check is equal to mirror image, but even this is inappropriate. The expression mirror image may be substituted by the expression electronic graphic which looks alike, है ना, बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है ट्रंकेट चेक के ऊपर, डिफाइन ट्रंकेट चेक 2 मार्क्स। तो दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले बताओगे ट्रंकेट चेक का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज गिवन बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, फिर जो मैंने आपको कहानी बताई है उस कहानी को भी आप ले सकते हो कि नाउ देयर इज नो नीड टू नो ट्रांसफर द चेक फिजिकली फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। उसके बाद ये बता दोगे जो आपका मन करे, मतलब आंसर की फ्रेमिंग आपके ऊपर है डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो 5 थे हमारे पास। सबसे पहला क्या था, बेसल कमेटी खत्म, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट खत्म, RBI की गाइडलाइंस खत्म, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म, लास्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग। क्या पूरा बोलो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं। सुनना, होता क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्या बना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? Yes. So there is no act for money laundering. The act is to prevent the money laundering. Now I have seen numerous copies जहां पर बच्चा लिखता है as per money laundering act. तो इतनी हंसी आती है मुझे उसके ऊपर। अरे मनी को लॉन्डर करने के लिए थोड़ी ना एक्ट बताया, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्ट बनाया। तो एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कब आया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? जब कंपटीशन एक्ट आया। कंपटीशन एक्ट कब आया था? चलो सो पढ़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें हमें क्या क्या कवर करना है? इसमें हमें कवर करनी है 4 चीजें। डेफिनेशन, एप्लीकेबल सेक्शन, यानी कि कौन कौन से सेक्शंस आपने पढ़ने हैं, आपके लिए एप्लीकेबल है, स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड 2 वेरियस शॉर्ट नोट्स। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, स्टेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले टाइम में आ चुकी हैं, तो आपके लिए एप्लीकेबल सेक्शंस बन जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट।
और डेफिनेशन तो आपको करनी ही है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए डेफिनेशन तो आप मुफ्त में देकर ही आओगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, नॉर्मली आपने अगर एक्ट पढ़ा हो तो सेक्शन नंबर 2 में क्या मिलती है हमें, बट यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, नाउ गिविंग यू 1 मिनट टू रीड इट। 1 मिनट दे रही हूं, इसको रीड करो जरा। पढ़ ली? चलो अब समझा दो मुझे, बता दो क्या कर रहे हैं। एग्जाम में लिखाओगे? लिखाओगे? हाँ बताओ, फिर पहले मीनिंग समझा दे, बता। ठीक है, गुड। और कोई? बस एक ही? भाई इसके लिए तालियां हो जाए, एटलीस्ट इसने इतना तो बताया, वेरी गुड। अच्छा चलो, अब जो मैं ये डेफिनेशन करा रही हूँ, आई एम गोना यूज अ ब्रेकअप एनालिसिस। तो मैं आपको एक एक शब्द बताऊंगी, और क्यों बताऊंगी, क्योंकि ये जो एक्ट है ना पूरा पोमला, ये आपके फाइनल लेवल पर है। अगर डेफिनेशन क्लियर हो गई ना तो आप गर्दा कैश पूरा एक्ट ही पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे पढ़ना नहीं, पढ़ने के लिए भी इंटरमीडिएट की चीजें बहुत है, फिलहाल तो ये पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। Whosoever यानी कि, वेरी गुड, डायरेक्टली या तो खुद या तो attempts to indulge यानी कि कोशिश करता है इंडल्ज होने की। क्या करता है? कोशिश। ए, attempts to indulge, कोशिश करता है कि मैं इस कांड में शामिल हो जाऊं। और knowingly assist, अब कोशिश नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? knowingly, आयुष तू कर, मैं हूं ना, तू कर, मैं हूं ना, असिस्ट कर रहा है कि भाई तू कर, मैं हूं, knowingly assist। अरे मैं बताऊंगा ना कैसे गाड़ी पार्क करनी, तू कर, गाड़ी थोड़ी पार्क करेगा। अरे तो मैं बता रहा हूँ गाड़ी चोरी कैसे करनी है, अरे तो सुन, तू ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। क्या कर रहे हैं? पहले वाले पॉइंट में क्या था? अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज। इसमें क्या, अब दूसरा पॉइंट क्या है? नोइंगली असिस्ट, दूसरे को बता रहा है ऐसे ऐसे कर, बट कैसे? नोइंगली, अननोइंगली नहीं। अब जैसे मान लो मैंने आज आपको मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करता है, स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद आपने करना शुरू कर दिया। मैंने तो आपको अननोइंगली बताया ना, बट आपने तो करना शुरू कर दिया, समझ, तो मैं गिल्टी नहीं हूँ। इज दैट क्लियर? इसीलिए मैं मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस ना ज्यादा समझाती नहीं हूँ। चलो आगे, और नेक्स्ट, और नोइंगली इज अ पार्ट, यानी कि अब आयुष को नहीं बोल रही मैं करने के लिए, क्या कर रही हूं मैं? खुद ही इन्वॉल्व हूं उसमें। अगर 6 लोग 8-10 लोग हैं तो मैं उसका क्या कर रही हूं? मैं उसका एक पार्ट हूं। किसका? कांड का, जो कांड होने वाला है। डी इज एक्चुअली इन्वॉल्व, मतलब कि वो कांड मैं ही कर रही हूं, अब फुल कांड मैं ही कर रही हूं, और इज एक्चुअली इन्वॉल्व। पहले मैं कैसे इन्वॉल्व थी? पार्शली, अब मैं बेसिकली फुल्ली इन्वॉल्व हूं और इज एक्चुअली इन्वॉल्व। 4 चीजें हुई ना, कौन कौन सी थी? सबसे पहला अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज, यानी कोशिश कर रही हूं मुझे भी कांड में ले लिया जाए। दूसरा, दूसरों को बता रही तू कांड कर, मैं तेरे पीछे हूं। तीसरा, पार्ट बन रही हूं मैं। और चौथा, फुल्ली इन्वॉल्व हूं, किसके अंदर? उस कांड में, एनी प्रोसेस और एक्टिविटी। अब जो ये है, ये क्या है बेटा? कांड। एक सेकेंड मैं साफ कर देती हूँ जरा इसको। ये क्या है? कांड। ये क्या है? कांड। अब कांड, इस कांड को जब हमने आगे पढ़ने चालू करे
तो उसने क्या बोला, कांड हेयर रेफर्स टू, नहीं ये नहीं आएगा, कांड हेयर रेफर्स टू, क्या रेफर्स टू, कांड हेयर रेफर्स टू कि आपने कोई कांड किया, यानी कि कोई एक्टिविटी करी, कुछ भी करा, और उस एक्टिविटी से आपको कैसा पैसा आया, खराब, गलत पैसा आया। जैसे आपने ड्रग्स से सप्लाई करी, वेरी गुड, 2 नंबर वाला, ठीक है। तो 2 चीजें इन्वॉल्व हुई, एक तो क्राइम इन्वॉल्व हुआ, प्लस आपके पास पैसा आया, क्राइम एंड प्रोसीड्स। तो क्या बना, ऐसे 17 ऐसी चीजें जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। अब क्या किया मैं आपको बताती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे कांड है, तो पोमला के अंदर उन्होंने लिस्ट दे दी, यही 17 कांड है और इनसे कमाए हुए पैसे। तो लिस्ट कहाँ मिलेगी आपको, एक्ट के अंदर। कितने कांड के ऊपर ये एक्ट लगेगा, 17 कांड के ऊपर बस। और ये लिस्ट कहाँ मिलेगी, आपके सिलेबस में है, नहीं है। बात समझ आई, चलो। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल, मेरी गाड़ी बाहर पार्क्ड है, ठीक है। आयुष ने सोचा चलो एक काम करते हैं, मैम की गाड़ी का लॉक तोड़ते हैं और उसके बाद गाड़ी ले जाके बेच देते हैं। गाड़ी का लॉक तोड़ा, गाड़ी उठाकर ले गए, क्राइम। फिर उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी बेच दी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और प्लस थर्ड, क्या वो 17 कांडों में से एक है या नहीं है। जब ये तीनों चीज होंगी तो ही क्या होगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब बात समझ आई, यानी कि आपने ड्रग सप्लाई किए, सप्लाई करने पर आपको पैसे मिले तो क्राइम किया, उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी हुआ, प्लस क्या ड्रग सप्लाई करके पैसे कमाना 17 की लिस्ट में है या नहीं है वो देखोगे, तब जाके मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगेगा। इज दैट क्लियर? So involved in any process or activity connected with the 17 proceeds of crime. अब क्या कहता है, सुनो, मुझे पता है कि तुम वो 17 पढ़ने नहीं जाते। एक्ट ने बोला मुझे पता है कि तुम 17 वो लिस्ट में चीजें पढ़ने नहीं जाओगे, इसीलिए समरी फॉर्म में जो चीजें दी हैं आगे, ये क्या है, उन 17 प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की क्या है, बेसिकली समरी है कि उस 17 चीजों में ये होगी। बेसिकली क्या क्या चीजें होंगी, विच शैल इंक्लूड इट्स कंसीलमेंट, इट्स यानी कि जो पैसा तुमने कमाया, तुम उस पैसे को क्या कर रहे हो, कंसील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो। पैसा कमाया गलत धंधे से, दिखा रहे हो सही धंधे से कमाया है। ये कह रहा है अरे मैंने अपने खून पसीने की कमाई से ये पैसे कमाए हैं, मैडम की गाड़ी बेचकर नहीं। पोजेशन, द पोजेशन वॉज इलीगल बट यू आर क्लेमिंग इट एज अ लीगल पोजीशन। मान लो गाड़ी बेचता नहीं है बट गाड़ी अपने लिए इस्तेमाल करता है और उससे अपने यहाँ पे पैसेंजर बिठा के पैसे कमाता है, तो गाड़ी जिसके पास है, पोजीशन कैसा है इसका, इलीगल पोजीशन है। तो इलीगल पोजीशन को भी यहाँ पे कवर किया गया, इलीगल एक्विजिशन और यूज कवर किया गया। इलीगल तरीके से एक्वायर करी गई है और इलीगल तरीके से यूज किया गया। जैसे कि मान लो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि जैसे मान लो केस स्टडी में, मान लो कोई बंदों ने जो है, 4 बंदों ने जो है वो चोरी करने की प्लानिंग करी कि 4 बंदे जाएंगे बैंक के अंदर, बैंक लूटेंगे और जब बाहर आएंगे ना तो गाड़ी वाले को बोला भाई तू रेडी रहियो और ना हम तुम्हारी गाड़ी में बैठ के फटाक से 9 11 हो लेंगे। तो जो गाड़ी वाला है, अगर उसको पता चल गया था कि ये बैंक को रॉबरी करने के लिए आए थे तो उसको कांड में शामिल नहीं होना चाहिए था, बट वो कांड में शामिल हो गया तो वो भी जाएगा। पढ़ा होगा ये केस तो आप लोगों ने, ओके। उसके बाद कहते हैं कि आपने क्या किया, ये सब काम किया, एंड उसके बाद आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज, यानी कि वो जो आपने चीजें चुराई है ना उसको आप अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। कैसी प्रॉपर्टी, अनटेन्ड प्रॉपर्टी, समझेंगे, अनटेन्ड प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ये अनटेन्ड प्रॉपर्टी क्या होती है समझेंगे। अनटेन्ड प्रॉपर्टी, जैसे मान लो आपने पैसा कमाया, वो पैसा जो आपने कमाया या
जो असेट आपके पास रह गई वो बेसिकली क्या है, चाहे वो गाड़ी है कुछ भी है, पैसा भी क्या है, असेट है। तो जो असेट है बेसिकली वो क्या आपकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी वर्ड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अनटेन्ड प्रॉपर्टी के। सुनना, जब ये पैसा इलीगल सोर्सेस से कमाया गया था तो क्या इसके ऊपर इलीगल होने का स्टैंप है या नहीं? क्या जब ये पैसा इलीगल सोर्सेस से कमाया गया तो ये इलीगल सोर्सेस जब कमाया गया तो जब तुम घर लेके ये पैसे पहुंचोगे तो क्या ये पैसा इलीगल है या नहीं? तो क्या इस पे इलीगल की स्टैंप है? जी हाँ, इलीगल की स्टैंप है। बट तुम मम्मी को क्या दिखा रहे हो? मम्मी खून पसीने से कमा के लाया हूं पैसे। यू आर क्लेमिंग इट एज अनटेन्ड, यानी कि ये क्या है, लीगल। और अब मैं जाती हूं अनटेन्ड वर्ड के ऊपर। अनटेन्ड का मतलब होता है बेदागी प्रॉपर्टी। बेदागी यानी जिसपे कोई इलीगैलिटी का दाग नहीं है। अनटेन्ड प्रॉपर्टी यानी कि जिसके ऊपर इलीगैलिटी का कोई दाग नहीं है। तुम क्या शो कर रहे हो? अरे मम्मी ये क्या है, मेरी खून पसीने की कमाई है, जबकि इसके ऊपर दाग था। किसका दाग था? क्राइम का दाग था, इलीगैलिटी का दाग था। तो यानी कि आपने या तो पैसे कमाए या कोई प्रॉपर्टी ले ली, कंसीलमेंट करा, कुछ भी करा, और आप कैसे दिखा रहे हो वो प्रॉपर्टी कि भाई मेरे खून पसीने की है, उसको क्या बोलते हैं? अनटेन्ड प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? अब जैसे मान लो घर बनते हैं ना, जब घर बनते हैं बेटा, तो ये जो घर बनाया, मान लो इस घर में जो पैसा इन्वॉल्व हुआ वो ड्रग्स की सप्लाई करके इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है? तो मैं कहती हूं पैसा कन्वर्ट हो गया घर के अंदर, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। बट आप जो घर पे मेहमान आ रहे हैं सबको क्या दिखा रहे हो? मैंने तो बहुत एक एक रुपया जमा करके मैंने घर बनाया, समझ रहे हो? तो ये क्या है बेटा? अनटेन्ड प्रॉपर्टी। तो वो ये कहता है, सुनना, एक्ट ये कहता है कि अगर आपने कांड कर भी दिया था, आपने उससे पैसे कमा भी लिए थे, कुछ भी कर दिया था, आप मान लेते, पर आप मान नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो? आप दिखा रहे हो अनटेन्ड प्रॉपर्टी। आप मान नहीं रहे। अगर आप मान लेते तो हम आपको उस ऑफेंस के तहत जो भी जिस भी सेक्शन और जिस भी धारा में आपको वो पनिशमेंट मिलती वो दे के खत्म करते। बट अब आप क्या कर रहे हो? अब आप शाणे बन रहे हो। शाणे बनोगे तो ये एक्ट हम लगा देंगे। बात समझ आई? बात समझ आई? बोलो हाँ के ना। अच्छा, मान लो ड्रग्स से सप्लाई करके पैसा कमाया गया, ठीक है? यस यू, व्हाट्स योर नेम? उर्वशी। ड्रग्स सप्लाई करके मैंने ये पैसा कमाया। अब जब ये पैसा मैंने कमाया है तो मुझे बताओ, मेरे को ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। पता क्या किया? इस पैसे से किसी की एजुकेशन करा दी, और बच्चे के माँ बाप से सौदा कर लिया कि इसकी मैं एजुकेशन कराऊंगा। जब ये एजुकेशन करेगा उसके बाद जब ये काम पे जाएगा तब तुम मुझे जो अमाउंट मैंने स्पेंड किया उसका 3 टाइम्स मुझे दोगे। उसके बाद लेट सपोज आफ्टर 15 इयर्स मुझे वो पैसे मिल रहे हैं। जब वो पैसे मिल रहे हैं, मैंने उससे जो है, लेट सपोज एग्जाम्पल, मैंने उससे घर खरीद लिया। क्या किया ये पूरा? दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। You know there are certain countries where there is no tax haven countries, right? Even अभी दुबई में भी अभी रिसेंटली चालू हुआ है। अभी तो बेचारे वो वैट पे ही सर लगे पड़े हैं। हम लोगों ने तो जीएसटी भी कर लिया शुरू। तो ऐसी कंट्रीज जहां पर टैक्स ही नहीं है, दुबई में अभी भी इनकम टैक्स नहीं है, यू नो इट। अब जब इनकम टैक्स है ही नहीं तो सोचो वहां से होकर ट्रांजैक्शन को गुजार के इंडिया में लाना कितना आसान है। इनकम टैक्स नहीं है। आप हमारे यहाँ पर जो आईटीआर जाती है तो वो आईटीआर किस बात का सबूत है? आईटीआर इस बात का सबूत है कि अपने पास कितनी पूंजी है। आईटीआर इज अ सबूत। बट जहां इनकम टैक्स ही नहीं है, वहां इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं है, और वहां इस बात का सबूत भी नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है। तो मान लो मेरे पास ड्रग्स से सप्लाई करके जो मैंने पैसे इकट्ठे करते, मेरी बहन दुबई रहती है, मैंने उसको बोला बहन एक काम कर, तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे।
ABC कंपनी इन्वेस्ट कर दे, बैंक कहती पैसा तो नहीं है, मैं कहा ना ना ना, ऑन पेपर्स तो इन्वेस्ट करेगी, पैसे तो एट लास्ट मेरे पास ही आना है, बात खत्म, तेरा हो या मेरा हो। और तूने ये पैसा कहाँ से कमाया, तुझसे तो कोई पूछने भी नहीं वाला, हाँ या ना, हो गया नंबर 1 में कन्वर्ट। जैसी कंपनी में डलेगा, क्या डल जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स में डल जाएगा, खत्म। और क्या बोलते हैं, आपको तो पता ही है, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है एमसी के पास चली जाएंगी। एमसी क्या बोलेगा, एमसी बोलेगा ठीक है भैया, फॉरेन फंडिंग आई है, फॉरेन की फंडिंग आई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आती रहती है वो तो, इतनी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं। सो सारा काम ऐसे ही होता है। मनी लॉन्ड्रिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग जो डोमेन है ना, वो हर एक के बस की डोमेन नहीं है, इस पर काफी दिमाग लगता है, और दिमाग के साथ साथ उतना रिस्क भी होता है। क्योंकि तुम समझो, जो इंसान ना शिद्दत से पैसे कमाने वाले हैं वो तो यहाँ मिलेंगे नहीं, यानी कि कैसे लोग मिलेंगे इस प्रोसेस में, समझ रहे हो। तो उन लोगों से बेसिकली अगर आप इस फील्ड में इन्वॉल्व होते हो, नॉट एज अ डूअर बट एज अ करेक्टर और एज अ इन्वेस्टिगेटर और एज अ आइडेंटिफायर, even being the auditor, you are required to disclose if the company is involved into this process or not. अगर मान लो एक ऑडिटर जाता है ऐसी कंपनी में काम करने के लिए जिसको जुम्मा जुम्मा 2 साल हुए बने हुए, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, जो कि नॉर्मल कंपनी है, एक हाईफेक ई कॉमर्स कंपनी भी नहीं है, उसको फॉरेन की फंडिंग मिली हुई है, तो ऑडिटर इस बात को शंका के तौर पे रिपोर्ट पे लिखेगा कि भाई मैं ऑडिट कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये फॉरेन फंडिंग क्यों मिल गई इसको, काम कुछ है नहीं, इसका सेब बेचती है कंपनी। और अगर इतना पैसा था उसको लगाना था तो किसी बड़ी कंपनी में लगा लेता, बाकी भी तो बहुत सारे भूखे नंगी कंपनियां बैठी हैं, वहां लगा, यही क्यों लगाया इन्होंने, तो फिर पूरी टटोली होती है। अब अगर मान लो तुम ही हो वो ऑडिटर, ठीक है, प्राइमा फेस तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने रिपोर्ट में दे दिया, बट अगर आपने इसके ऊपर ज्यादा एनालिसिस किया तो ये होता है बेसिकली कि आप ऐसे लोग जिसमें डूअर होते हैं ना, उनके अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपको बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है। इट इज एज सेम एज अगर आप एक वकील हो और आप क्रिमिनल केसेस लेते हो, ये उसके बराबर होता है। इसीलिए इस फील्ड में जाना बहुत रिस्की भरा होता है, पैसे बहुत सारे होते हैं बट बहुत रिस्की भरा होता है इन चीजों में जाना। ओके चलो, तो क्या इतनी बात आपको समझ आई, यहां तक कोई दिक्कत, चले आगे। तो बताओ मेरे को कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आई, 4 चीजें थी और उसके थ्रू हमने क्या किया, पैसा कमाया, क्राइम प्लस प्रोसीड्स प्लस 17 की लिस्ट में होना चाहिए। किसी ने बोला एक काम कर जरा मिस्टर ए को थप्पड़ मार दे, मैं तुझे 20 रुपए दूंगा, थप्पड़ इज अ क्राइम, इज अ क्राइम, यस इट इज अ क्राइम। मैंने पैसे लिए, प्रोसीड्स 17 की लिस्ट में चेक करेंगे है या नहीं, नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और थप्पड़ मार के कितने रुपए मिल जाएंगे और कितने के तो मैं लॉन्ड्रिंग कर लूंगी। चलिए ओके, अब पढ़ने हैं हमारे को एप्लीकेबल सेक्शंस। क्योंकि हम बैंक वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑल दो सेक्शंस ऑफ पोमला विच आर हैविंग द रिलेशनशिप विद द बैंक्स आर देयर इन योर सिलेबस। क्या इतनी बात आपको समझ आई, चले करें इसको, चलो। सो हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन 12 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 12 क्या कहता है, सुनो, सेक्शन 12 कहता है ओए रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी सुन बैंक, तुझे क्या मेंटेन करना है, तुझे केवाईसी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने हैं, ताकि जब भी कोई धांधलेबाजी हो तो कम से कम रिकॉर्ड तो मेंटेन हो धांधलेबाजी का। तो सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है, रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग यानी कि बैंक को क्या मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, उसने कहा सबसे पहली चीज एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी, अरे सुनो याद करने के लिए टेक्निक, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी सब में क्या है, कॉमन। तो अगर मुझे एवरी वर्ड मिल रहा है तो तुम मुझे बताओगे जो ये सेक्शन है ये मैंडेटरी है डिस्क्रिशनरी है, बट एक सहूलियत दी गई, अगर आप चाहो तो बैंक किसके पास जा सकता है, मोदी जी के पास जा सकता है और बोल सकता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मतलब मैं को ये नहीं मेंटेन करने, मोदी जी हाँ करेंगे नहीं, मोदी जी क्या कहेंगे,
दाल में कुछ काला है तभी तो ये बैंक रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहा. इज दैट क्लियर? माय क्वेश्चन, section number 12 is applicable to every banking entity? Okay, can anyone give any kind of exemption from this section? Who? सेंट्रल गवर्नमेंट. मोदी जी के पास जाएंगे. अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं? बिकॉज सब कुछ रन किसके अंडर होता है? हु इज द रियल हेड ऑफ द इकोनॉमी? प्राइम मिनिस्टर, विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट. आपको बताती हूँ, हमारे पास इकोनॉमी के अंदर ना बेसिकली इसको पार्लियामेंट्री इकोनॉमी कहते हैं, जहां पर कि हमारे पास दो हेड्स होते हैं. वी हैव टू हेड्स. One is the prime minister and second is the president. Now the prime minister is the real head and president is the nominal head. चलिए तो पढ़ते हैं कि इनको क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं. सबसे पहला रिकॉर्ड मेंटेन करना है, shall maintain a record of all the transaction. all यानी कि आयुष आया बैंक में पैसा जमा हुआ, रिकॉर्ड. आयुष आया बैंक से पैसा निकाल लिया, रिकॉर्ड. ये आई, इसने कुछ भी लोन लिया, रिकॉर्ड. हर चीज का क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए. ऑल वर्ड इज देयर. किसका? ट्रांजैक्शन का. और जो भी आपका रिकॉर्ड होगा आप किसको दे दोगे? डायरेक्टर को दे दोगे विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम. जो प्राइम टाइम प्रिस्क्राइब किया उस टाइम में दे देंगे. उसने बोला 30 दिन के अंदर देना, 30 दिन के अंदर दे देंगे रिपोर्ट में. ठीक है. अब वो क्या कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो ट्रांजैक्शंस कितने सालों तक हमारे को मेंटेन करनी है. कहते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. यानी कि अगर आज धीरे ने पैसा जमा कराया अपने बैंक अकाउंट में 1000 रुपए, तो आज से 5 साल तक बैंक को इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा. इस पे एमसीक्यू आ जाते हैं. चलो नेक्स्ट, और क्या मेंटेन करना है? और मेंटेन करना है शैल मेंटेन इंफॉर्मेशन जो कि लॉ कहती है और उसको क्या रखना है? कॉन्फिडेंशियल में. ठीक है, हमें वो बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती है बेटा. और क्या कहते हैं? एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल मेंटेन एविडेंसिंग आइडेंटिटी, यानी कि KYC. किसका KYC? ऑफ इट्स क्लाइंट्स. अब आगे देखो, फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. कितने साल के लिए? 5 साल के लिए. अब देखना जरा, तुम मुझे बताना, फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि बैंक, हैज एंडेड. अब मुझे बताओ कि ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है कि अलग अलग है? नहीं यार, सेम ही तो है. मैंने आज जाकर धीरेन ने अपने भाई का, ब्रदर का सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा दिया. आज से ये भी पैसा जमा करेगा टुडे. तो यहां से 5 साल तक रखेंगे ना KYC मेंटेन? नहीं तो फिर जिस दिन सेविंग अकाउंट क्लोज कर दिया. ऐसा क्यों? क्योंकि जब धांधलेबाजी होती है ना, तो जिस टाइम पे हमारा वो क्लाइंट होएगा तो हमारे पास KYC ऑलरेडी होगा. जब वो कांड करके चला गया और हमने KYC बंद कर दी तो फिर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं रहा ना. तो इसीलिए KYC हम 5 साल के रिलेशनशिप एंड होने के बाद तक रखते हैं. अब बात समझ आई? तो KYC के भी 5 साल है, बट कब से? एंड ऑफ रिलेशनशिप मतलब लोन था खत्म, सेविंग बैंक था खत्म, जो भी चीज थी वो क्या हो गई? खत्म. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि जब बैंक के ऊपर ऑलरेडी एक सेक्शन लग रहा होता है जहां पर उसको ड्यूरिंग द रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में बैंक क्या कहती है? KYC लाओ. तो वो तो बैंक के ऊपर मैंडेटरी क्लॉज था. बट यहाँ पर सेक्शन नंबर 12 में क्या बोला? मनी लॉन्ड्रिंग ना हो जाए इसके लिए हमारे को KYC रखना पड़ेगा रिलेशनशिप के एंड होने के बावजूद. इज दैट क्लियर? MCQ इन दोनों में आपको कंफ्यूज करेगा. क्लियर हो गई चीजें? चले आगे. ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 13. 12 के बाद 13 है पर टेढ़ा है पर
मेरा है, सुना नहीं कुरकुरे, तेरा है पर मेरा है, लिखो यहां पर, तेरा है पर मेरा है। यानी कि सेक्शन नंबर 13 और मेरा यहां पर इज रिप्रेजेंटिंग, मेरा यहां पर इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्टर। यानी कि सेक्शन नंबर 13 के अंदर क्या बोला, ये बोला कि डायरेक्टर तुझे मैं कुछ पावर्स देता हूं, तुझे मैं कुछ पावर्स देता हूं कि तू कुछ कर सकता है बैंक में रह के। अब डायरेक्टर क्यों करना चाहेगा, डायरेक्टर इसलिए करना चाहेगा ताकि बैंक स्मूथ वर्क कर सके, राइट। अब सुनो बेटा, डायरेक्टर जो है बेटा, सुनना, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट मुझे बोलना पड़ेगा, डी से डायरेक्टर एंड डी से, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, सूंघ रहा है गड़बड़ को, क्या कर रहा है, सूंघ रहा है गड़बड़ को, और गड़बड़ को सूंघ रहा है। तो बताओ, अगर आपको कोई बू आ रही है तो आप उस बू के ऊपर काम करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो अगर डायरेक्टर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो क्या करेगा, डायरेक्टर आगे काम करेगा। अब क्या कर सकता है डायरेक्टर, सुनना, तो सेक्शन नंबर 13 में पावर दी गई डायरेक्टर को कि वो क्या लगवा सकता है, कि वो फाइन लगवा सकता है। तो बेसिकली सेक्शन जब एंड होगा ना तो अल्टीमेटली फाइन लगेगा, ठीक है। चलो, तो फाइन लगने तक की जर्नी है बेटा, क्या जर्नी है, कहते जब उसे बू आई, जब कुछ गड़बड़ हो रही है तो इंक्वायरी करेगा, ठीक है, या फिर दूसरों को बोलेगा तू इंक्वायरी कर, मेक इंक्वायरी और कॉज सच इंक्वायरी, यानी कि बोलेगा कि इंक्वायरी करो भाई, इंक्वायरी करो। अब इंक्वायरी होगी, अब इंक्वायरी होगी, आपको नहीं लगता इंक्वायरी अगर होती है तो बेसिकली बैंक में तो पब्लिक डिपॉजिट्स है, पैसा किसका, पब्लिक का। तो डायरेक्टर जो ये काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, पब्लिक के लिए कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जब कोई पब्लिक कंपनी होती है तो ऑडिट के केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, if the company is in the nature of the government company then it is done by the C&AG, appointed by the C&AG. similarly here ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, here the person, C&AG नहीं है, here the person who is going to inquire would be the person who would be in the panelist of the CG की लिस्ट में होगा कि ये बंदा आके इंक्वायरी कर सकता है। देखो, he may get the report into get its records audited by the accountant, and accountant means a chartered accountant, जो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। वो सीए कोई भी हो सकता है, नहीं, हम प्राइवेट सीए क्यों नहीं करेंगे, पैसा किसका, पब्लिक का, इसीलिए पब्लिक यानी कि सीजी की जो पैनल पे होना चाहिए, वो किसके पैनल पे होना चाहिए, सीजी के पैनल पे होना चाहिए। और मेजरली वैसे अंदर खाते बताओ पैनल सेम ही होता है, ओके। सो क्या हुआ यहाँ पर, कौन इंक्वायरी करवा सकता है, डायरेक्टर। इंक्वायरी कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि सीजी के पैनल पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये ऑडिटर कह रहा है बेटा, ये सीए कह रहा है बेटा मेरे से तुम ऑडिट इंक्वायरी तो करा रहे हो, अब मुझे इसके पैसे कौन देंगे, आप बताओ, आपने क्या जवाब दिया, सीजी। तो आपने पढ़ लिया द गवर्नमेंट द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द गवर्नमेंट, बट बेसिकली मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि डायरेक्टर को कोई मतलब ऐसा कोई फायदा थोड़ी हो रहा है कि वो जो है ऑडिट कराएगा, वो जो है इंक्वायरी कराएगा, वो सारे काम क्यों कर रहा है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। और पब्लिक इंटरेस्ट में काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है ना। तो गवर्नमेंट की लिस्ट से ही ऑर्डर अपॉइंट हुआ और गवर्नमेंट ही क्या करेगी, खर्चा उठाएगी। अब उल्टा सुनते हैं, मैं आपसे एक बात कहती हूं, मेरी पिक्चर में एक है डायरेक्टर, ठीक है, इससे पूछती हूं सुन तू देगा पैसे किसके, ये वाली इंक्वायरी के, तो कह रहा मत करो, मेरे पापा क्या जा रहा है, नहीं दे रहा। दूसरा सीए, ये बंदा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं बेसिकली काम करके पैसे लूंगा नहीं, ऐसा कोई सीए मिलनेगा नहीं, और अगर मिल जाएगा तो एक काम ढंग से करेगा नहीं, तो ये भी गया। थर्ड कौन है, गवर्नमेंट। फोर्थ कौन है,
बैंक, हमने बैंक को बोला कि तू इस इंक्वायरी के एक्सपेंस बॉन कर, बैंक भी डायरेक्टर के जैसा ही तो है, वो कह रहा मत करो मेरे पे इंक्वायरी, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसीलिए एट लास्ट क्या बचा, गवर्नमेंट, जो कि पब्लिक के हित में काम कर रहा है। सो व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग द लॉ, स्टडी द लॉ फ्रॉम बोथ द एंगल्स, कि ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है। समझ में आया? इंक्वायरी कौन करवा सकता है, कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट किसका पैनल पे होगा, सीजी के पैनल पे होगा। उसके पैसे कौन भरेगा, किसको मिलेंगे पैसे, सीए को मिलेंगे। हियर यहां पर अकाउंटेंट लिखा है, बट जब आप आगे एक्ट पढ़ोगे मैं आपको बता रही हूं, तो हियर अकाउंटेंट मीन्स द चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आई? अब 2 मिनट और बस, फिर सेक्शन खत्म है। यहां पर लिखो बेटा, यहां पर लिखो एम्प्लॉय मक्कार है, लिखो यहां पर एम्प्लॉय मक्कार है। आप मुझे बताओ कि बैंक इज अ नेचुरल पर्सन और एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कांड कौन करेगा, डायरेक्टर तो खुद ही मैनेजमेंट का पार्ट है, तो मैनेजमेंट तो हट गया, कंसल्टेंट बाहर का इंसान होता है वो यहाँ आएगा नहीं, बचता कौन है ले दे के, एम्प्लॉय, और वो भी कैसा है बेटा, मक्कार है। ठीक है, अब देखना इसकी मक्कारी देखना, कहता है डायरेक्टर फाइंड्स दैट एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस। क्या क्या नहीं करा, सुनना, अगर कोई भी ऑब्लिगेशंस थी उनके ऊपर डाली थी और वो उन्होंने परफॉर्म नहीं करी, तो हम कैसे आगे काम करने वाले हैं, हम उसको क्या देंगे बेटा, वार्निंग देंगे, मत कर ऐसा। कितनी बारी मैं आप लोगों को भी दे चुकी हूँ वार्निंग, इशू वार्निंग इन राइटिंग। उसके बाद बार बार फिर भी डायरेक्शंस देते रहेंगे कि सही से बैठ जाओ, सही से पढ़ लो। फिर मैंने आज क्या बोला, असाइनमेंट सबमिट कर दो, असाइनमेंट सबमिट कर दो। फिर उसके बाद में जब भी उसके बावजूद भी कुछ नहीं होगा, अब मैं क्या करूंगी, ऑर्डर पास करूंगी, और मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आएगा, इंपोजिंग मॉनेटरी पेनाल्टी। अब क्या लगाऊंगी, उस पर पेनाल्टी लगा दूंगी कि भाई देख, तुझे मैंने कहा था ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, फिर भी तू नहीं संभल रहा है, अब क्या लगेगा तेरे पे, पेनाल्टी। अब जो पेनल्टी है वो कितनी है, 10,000 या उससे ज्यादा, कितनी तक, 1 लाख तक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलो, अब पेनाल्टी किसके ऊपर लगी, उसके पास एक कॉपी होनी चाहिए, बैंक के पास एक कॉपी जानी चाहिए, बोलो हाँ कि ना। तो जब ऑर्डर पास होगा तो ऑर्डर की कॉपी कहां जाएगी, बैंक या फिर एफआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और सेकंड कॉपी कहां जाएगी, जिसके ऊपर वो पेनाल्टी इंपोज करी है। कितना सिंपल था ना। एक क्वेश्चन पूछ लो बस, मेरा क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉय ने घपला किया एक बारी, पहली बारी घपला किया और ऑर्डर में मैंने लिख दिया कि 25,000 रुपए का पेनल्टी लगा दिया मैंने। अब पेनल्टी लगाने के बाद रिपीट करता है, एम्प्लॉय जो होता है वो है तो इंसान ही ना, गलतियों का पुतला है, दोबारा कर सकता है ना चीजें, दोबारा गलती कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि जो पेनाल्टी है वो दोबारा लगेगी या एक बार लग गई तो लग गई, पक्का? मनीष तुम बताओ, दोबारा लगनी चाहिए, पक्का दोबारा लगनी चाहिए। तो क्या हमारे को जब हम पेनल्टी लगा रहे हैं उसके ऊपर और दोबारा पेनल्टी लगा रहे हैं, तो क्या इट हैज टू बी टेकन केयर कि पिछली पेनल्टी कितनी लगी है, यस, अंदर खाते इट इज बीन टेकन केयर ऑफ। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था कि वो रिपीटेड फॉल्ट बन जाता है, तो रिपीटेड फॉल्ट में क्या पेनाल्टी दोबारा पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो वो चलान थोड़ी नहीं है कि एक बार कट गया पूरे दिन चौड़ में घूमोगे, ऐसा नहीं होता कि भाई एम्प्लॉय भी कह रहा है एक बार ही मैंने कांड कर दिया, आप तो भाई तुमने ले लिया ना मेरे से 1 लाख रुपए ले लो मेरे से, उसका मैं चौड़ में घूमेगा, किस बात पर चौड़ में घूमेगा, अब तो मैं, हाँ तुम मंगाओ मेरे से, तुम्हें जो रिकॉर्ड मंगाना है मैं ला के नहीं दूंगा रिकॉर्ड, एक बार पेनल्टी भर दी तो मैंने भर दी। इज दैट क्लियर? सो ये सारे पावर्स किसके पास में है, डायरेक्टर के पास में है, और वो किसके अगेंस्ट बेसिकली ले रहा है, एम्प्लॉयज के अगेंस्ट ले रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।